11 जुलाई सन 1971 को छतरपुर में जन्मे समीर गोस्वामी एक कहानीवाचक, कहानी लेखक, पॉडकास्टर और यूट्यूबर हैं। इन्होंने नौगांव शासकीय पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है। एप्पल आईट्यून्स का वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट पुरस्कार प्राप्त हैं और कहानी सुनो कार्यक्रम के कारण यह कहानी वाचन के क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तोड़वा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरों का तो अब न जमाना रहा है न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहां बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहां तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़रिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मासा जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े।
उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती? 10-5 रुपये झीन झपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वो एहसान मानता। यहां काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मेला गंदा पानी पी रहा है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी ठाकुर का कुआं, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नमस्कार। हमारे मित्र प्रवीण गुप्त ने ये आग्रह किया कि हम प्रेमचंद पर कुछ बात करें, तो हमारे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है कि इतने वर्षों से पुणे में रहने के बाद भी छतरपुर नगर के हमारे मित्र हमें अवसरों पर याद करते हैं। हम आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि ये विषय हमें बात करने के लिए प्रवीण जी ने कहा, तो हमें लगता है कि मुंशी प्रेमचंद कोई ऐसे रचनाकार नहीं है जो सहसा ही महत्वपूर्ण हो उठे हों या प्रासंगिक हों, बल्कि ये कहना होगा कि जैसे जैसे समाज में वर्ग संघर्ष बढ़ेगा, विषमताएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे बरबस ही हमें प्रेमचंद और उनका साहित्य याद हो आएगा। अगर प्रेमचंद के थोड़े से व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें, उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदी के साहित्यिक उपन्यास तथा कहानी की विकास यात्रा, सामाजिक जीवन की विशालता, अभिव्यक्ति का खरापन, पात्रों की विविधता, सामाजिक अन्याय का घोर विरोध, मानवीय मूल्यों की संवेदना और मित्रता, साहित्य की साधना, धन का शत्रु और किसान वर्ग का मसीहा, इन सब का अर्थ अगर हमें कहना हो तो मुंशी प्रेमचंद का मतलब है इन सब का यथार्थ रूप में हमारे सामने आना। थोड़े से व्यक्तिगत जीवन की जैसे हमने बात की कि ये एक संयोग ही कहा जाएगा कि जिस समय फिराक गोरखपुरी के पिता गोरख प्रसाद इब्रत
गोरखपुर में व्यवस्थित हो रहे थे, उसी समय मुंशी प्रेमचंद के पिता भी उसी एक मोहल्ले में, वहाँ के डाकखाने में अपनी नौकरी आरंभ करते हैं और उसी मोहल्ले में म्यूनसिपल के रावत पाठशाला में मुंशी प्रेमचंद एडमिशन लेते हैं। उनकी शिक्षा आरंभ होती है वहाँ, प्राथमिक शिक्षा, और कुछ समय बाद उसी पाठशाला में फिराक गोरखपुरी भी प्रवेश पाते हैं। तो छोटे भाई बड़े भाई का एक रिश्ता दोनों के बीच कायम होता है। फिराक गोरखपुरी जैसा कि पद्य में लिखना आरंभ करते हैं, शायरी को चुनते हैं, और मुंशी प्रेमचंद गद्य में लिखना आरंभ करते हैं। और दोनों ही पहले उर्दू में लिख रहे होते हैं। आपको पता है बाद में मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी में लिखना आरंभ किया। उनकी रचना सोज़े वतन ज़ब्त की गई थी अंग्रेज़ सरकार द्वारा। तो उर्दू में जो वो लिख रहे थे, 1915 में उनका बाज़ारे हुस्न जो उपन्यास था वो सेवा सदन के नाम से हिंदुस्तानी में छपता है, और उसकी जो प्रमुख पात्र है सुमन, वो पारिवारिक परिस्थितियों और विषमताओं के बीच वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर होती है। तो मुंशी प्रेमचंद अपने पात्रों को जिस तरह से हमारे सामने उपस्थित करते हैं, वो एक यथार्थ परिस्थिति हमारे सामने आती है। और मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में एक और रोचक बात जो है वो ये है कि मुंशी उनके नाम का हिस्सा कहीं नहीं था। ये एक पत्रिका का संपादन होता था, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी और प्रेमचंद जी साथ में करते थे उनके सह संपादक के रूप में। तो मुंशी कभी कभी सिर्फ लिखा होता था, कन्हैयालाल मानिकलाल नहीं होता था, तो मुंशी और प्रेमचंद जी ऐसे वो संपादक द्वय के नाम होते थे। बाद में कभी कभी वो वहाँ का कॉमा भी हट गया और मुंशी प्रेमचंद यानी कि प्रेमचंद के नाम का हिस्सा मुंशी के रूप में उनके साथ जुड़ गया। बहरहाल मुंशी प्रेमचंद जी पर महात्मा गांधी के जीवन का भी और उस समय की परिस्थितियों का भी, उनके असहयोग आंदोलन का भी व्यापक प्रभाव हम देख पाते हैं। ये कहना होगा कि जो काम राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी कर रहे थे, सामाजिक जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे थे, वही कार्य साहित्यिक क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद कर रहे थे। और मुंशी प्रेमचंद पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि सत्यजीत रे जैसे फिल्म निर्देशक ने उनकी कथा सदगति पर फिल्म बनाई, और सदगति में स्पष्ट रूप से दलितों के शोषण का उल्लेख जिस तरह से है कि वो व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह की कुंडली दिखाने के लिए उनके पास जाता है, और वे उसे जिस तरह का लकड़ी फाड़ने का काम सौंपते हैं, तो और उस लकड़ी के फाड़ने में वो मर जाता है, और उसके बाद जिस तरह का सारा यथार्थ चित्रण समाज की, उस तरह की परिस्थितियाँ, चाहे ठाकुर के कुएं की बात करें, चाहे कफन की बात करें, तो इन सारी कहानियों में मुंशी प्रेमचंद जिस संघर्ष को दिखा रहे हैं, जिस सामाजिक विषमता को दिखा रहे हैं, वो आज भी हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। मुंशी प्रेमचंद कहीं ना कहीं अपने पात्रों में एक आदर्श की स्थापना भी करते हैं। आज देखिए कि अगर हम नमक का दारोगा की बात करें, तो नमक का दारोगा में जो आलोपी दीन है और जो बंशीधर है, तो आलोपी दीन तो आज भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन बंशीधर जैसा कर्मठ ईमानदार व्यक्ति या नायक ये कहें कि अब समाज में देखने को कम मिलता है। तो ये जो एक परिवर्तन हम अपने समाज में देख रहे हैं, वो परिवर्तन निस्संदेह कहीं न कहीं हमें सोचने को विवश करता है, और प्रेमचंद को हमारे सामने अपनी पूरी शिद्दत के साथ उपस्थित करता है। प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद की रचनाएं, प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद के उपन्यास हमारे लिए आज भी विचार का, मार्गदर्शन का, सोच का
एक गहरा, समझ लीजिए कि वितान उपस्थित करता है कि हम सोचें और प्रेमचंद को पढ़ा जाना, प्रेमचंद को दोहराया जाना आज के सामाजिक परिवेश में और भी अनिवार्य लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया। प्रेमचंद जो कि 300 से ज़्यादा कहानियाँ, 12 से ज़्यादा उपन्यास और भी तरह का उनका लेखन, और उनके तो सारे रंगभूमि कहें, कर्मभूमि कहें, प्रेमाश्रम कहें, सब पर एक गांधी जी के असहयोग आंदोलन का हम ये कह सकते हैं कि व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मुंशी प्रेमचंद पर ये कुछ कहने का अवसर दिया। प्रवीण जी, आपका भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार। प्रेमचंद जयंती के अवसर पर आज हम सब नई पीढ़ी से और साहित्यकारों से कहना चाहेंगे कि प्रेमचंद जी ने जो हिंदी कथा साहित्य में भारतीय जनमानस को और भारतीयता को जगाने के लिए योगदान किया है, उसका अध्ययन मनन करने की आवश्यकता है। उनकी रचनाएं, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, हम सब के लिए प्रेरणा देती हैं। हम गोदान, जो उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, उसके जितने पात्र हैं, उन सारे पात्रों में आप देखेंगे एक अलग ढंग का संघर्ष का मादा है, एक अपनी क्षमता है और जीवन देने, एक प्रेरणा देने की क्षमता है। हम प्रेमचंद को खास तौर से बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में याद करें तो उनकी 2 कहानियां हमें बहुत ज़बरदस्त याद आती हैं। एक तो रानी सारंधा और दूसरा आल्हा उदल। दोनों कहानियों में उन्होंने यहाँ के पात्रों के साथ साथ बुंदेलखंड की जो मूल भावना है, अन्याय की प्रतिकार की, स्वाभिमान की और यहाँ की नारियों की चेतना की, वो कूट कूट कर रची और बसी है। रानी सारंधा एक जगह चंपत राय से कहती हैं कि हम गुलामी के जीवन जीने से अच्छा एक रानी का जीवन, स्वतंत्र राजा का जीवन जीना चाहते हैं। ये उस समय कहा जाता है जब शाहजहाँ के द्वारा उनको जमींदार बना करके सुख सुविधाएँ दे दी जाती हैं, लेकिन वो उसे गुलामी महसूस करती हैं। और उसके बाद चंपत राय के मन में एक चेतना आती है और वो अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करके वापस ओरछा आते हैं और शंखनाद मुगल साम्राज्य के खिलाफ कर देते हैं। इसके बाद के चंपत राय होते हैं जो छत्रसाल से लेकर के आगे कहानी आप सबने देखी है। इसी तरह से प्रेमचंद के चाहे सदगति हो, ठाकुर का कुआं हो, अन्य कहानी हो, 2 बैलों की जोड़ी हो, बड़े भाई साहब हो, ईदगाह हो, आप सबने कफन को पढ़ा ही होगा, है। ये ऐसी कहानियां हैं, बड़े घर की बेटी हो, जो आम जीवन की कहानियां हैं, जो हम सबको कहीं ना कहीं आज जो मनुष्यता छीज रही है, तो उसके अंदर मनुष्यता कायम करने के लिए जो बीज बोने की आवश्यकता है, वो प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। तो हम सबसे चाहते हैं, खासतौर से अपनी नई पीढ़ी से चाहते हैं कि प्रेमचंद को पढ़ें, गुनें, समझें और आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आज मनुष्यता सबसे ज़्यादा संकट में लगती है, प्रेमचंद का साहित्य ज़्यादा प्रासंगिक, ज़्यादा हम सबको प्रेरणा देने वाला और मनुष्य बनाने वाला है। तो इस मशीनी युग में छूटता हुआ मनुष्यत्व वापस आए और हम मनुष्य बन के भारत की सेवा कर सकें, इस माटी की सेवा कर सकें, ये प्रेमचंद जी के साहित्य से हमें प्रेरणा मिलती है। हम सबको, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि प्रेमचंद जयंती पर आप अपने बच्चों को कहानियाँ दीजिए, उपन्यास दीजिए। उनके नए मॉडल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से ही प्रेमचंद की कथा साहित्य उपलब्ध है, वो पढ़ाइए। तो प्रेमचंद को पढ़ने के बाद हमारी जो संवेदना है वो जागृत होगी, हमारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, हम मनुष्य बनेंगे, यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं मुंशी प्रेमचंद के यौम पैदाइश पर तमाम मुल्कवासियों को बधाई पेश करता हूँ और ये कामना करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उनके बतलाए हुए मार्ग पर लोग चलने का प्रयास करेंगे। और आज जितने भी साहित्यकार हमारे दोस्त और हमारे साथी हैं, वो उनसे सीख लेते हुए इंसानियत की खिदमत को अंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद पहले भी अपने समय में ही प्रासंगिक थे और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि जो आदर्श समाज उन्होंने चाहा, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, वो वास्तविक उनके सपनों का समाज जो है आज भी हमें दिखाई नहीं देता। आज भी शोषण है, अन्याय है, राजनीतिक पाखंड है,
और इन तमाम वजहों से जैसा समाज हम चाह रहे हैं वो आज भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी ने शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, कमज़ोरों के लिए, निर्बलों और असहायों के लिए, स्त्रियों के लिए, इन सब के लिए बराबर लिखा, आवाज़ उठाई इनके हक़ में, और निश्चित रूप से उससे समाज में परिवर्तन आया। आज़ादी की लड़ाई में भी उनका जो योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते। सच पूछा जाए तो मुंशी प्रेमचंद जी सच्चे अर्थों में साहित्यकार थे। किसी का मुझे एक शेर याद आता है कि अपनी पीड़ा में जला मैं तो तमस में डूबा, अपनी पीड़ा में जला मैं तो तमस में डूबा, पराई आग सहेजी तो जगमगाने लगा। उन्होंने समाज को निकट से देखा, लोगों से मिले जुले, उनकी पीड़ाओं से परिचित हुए और फिर पूरे मन से उन्होंने उनके हिस्से की लड़ाई लड़ी। इसीलिए उनका साहित्य कालजयी है। साहित्य में बनावटीपन या किसी तरह का पाखंड याद नहीं रखा जाता और ना ऐसे साहित्यकार का साहित्य कालजयी हो पाता है।